के सवालों पर आते हैं। आज बहस बिहार की में हम पूछेंगे भ्रष्टाचार पर किसका दामन सबसे साफ। भ्रष्टाचार पर किसका दामन सबसे साफ। तेजस्वी के आरोपों में कितना दम। क्या महिला संवाद में सरकारी पैसे का इस्तेमाल हो रहा है। क्या महिला संवाद से घबरा गया है विपक्ष, इसीलिए ऐसे आरोप लगा रहा है। अगर भ्रष्टाचार के आरोप सही है तो शिकायत क्यों नहीं की गई है अब तक। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अनुप्रिया और बीजेपी प्रवक्ता कुंतल कृष्ण जी जुड़ रहे हैं, तो वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। इसके अलावा राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर डॉक्टर संजय कुमार जी भी हमें ज्वाइन कर रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल आरजेडी प्रवक्ता एचजे यादव जी आपसे। तेजस्वी यादव महिला संवाद यात्रा में सरकारी पैसे के दुरुपयोग का गंभीर आरोप लगा रहे हैं, लेकिन तथ्य क्या है, सबूत कहां है। संतोष जी, ये जो महिला संवाद हो रहा है इसमें लगभग 225 करोड़ का खर्च है। ये पैसा क्या नीतीश कुमार जी को चंदा से आया है? ये पैसा बिल्कुल जो हमारा सरकारी खजाना है उसमें से निकाला गया है, जो कैसे पता लगा? इस्तेमाल में होना चाहिए। कैसे नहीं पता होगा? अगर इनको चंदा से आया तो कुछ रिसिप्ट तो दिखाए ना, किसने किसके पास इतना पैसा है जो इतना इनको डोनेट किए हैं इस काम के लिए। इतना पैसा खर्च हो रहा है, आखिर आ कहां से रहा है संतोष जी, ये समझने वाली बात है। तो ये जो 225 करोड़ का खर्च है, ये ऑफकोर्स जो सरकारी खजाना है उसमें से निकाला जा रहा है, जिसको पब्लिक पे खर्च करना चाहिए। ये एक तरह से अपने इलेक्शन कैंपेनिंग में खर्च कर रहे हैं महिलाओं से संवाद करके। करप्शन अगर तेजस्वी प्रसाद यादव जी बता रहे हैं करप्शन के बारे में, तो अब तो नीतीश कुमार जी के राज्य में इंस्टीट्यूशनलाइज्ड करप्शन हो गया है, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन हो गया है। आप एक छोटी सी बात को देखें जो बिहार की हर जनता समझेगी, गांव गुरबा के सब लोग समझेंगे। नल जल योजना, इसमें 2000 से 2500 जब तक नहीं देते हैं, सॉरी शौचालय योजना, इसमें 2000 से 2500 जब तक ये नहीं देते इनको पैसा नहीं मिलता है। इंदिरा आवास, नाम जुड़वाना है तो 2000 से 5000 खुला रेट। इंदिरा आवास चाहिए तो 30,000 से 50,000 खुला रेट। जाति प्रमाण पत्र का खुला रेट 200 से 500। मृत्यु प्रमाण पत्र का खुला रेट 200 से 500। जन्म का प्रमाण पत्र चाहिए उसका भी खुला रेट। नल जल योजना ही आप ले लीजिए, हर लोग समझे में कितना नल है जिससे कि पानी नीचे गिरता है। इन बातों को तो छोड़ दीजिए, मैं एक दूसरी बात बताती हूँ। ये जो इतना बड़ा बजट बिहार के लिए मिला, उसमें आप देखें कि जो निर्माण के जितने कार्य होते हैं जैसे भवन, पथ, ये सब में कितना करोड़ का आवंटन किया गया। ऑलमोस्ट मुझे लगता है 72,000 करोड़ इसमें लगाया गया। इसमें से आप देखें तो ग्लोबल टेंडर्स के माध्यम से, ठेकेदारी के माध्यम से सारे टेंडर्स को दे दिए गए। बिल्डिंग बन गई, ढांचा बन गया, हॉस्पिटल बन गया, इक्विपमेंट्स नहीं है, इस्तेमाल कुछ नहीं हो रहा है। तो आखिर ये टेंडर्स को फ्लोट क्यों किए गए? इसलिए क्योंकि 30% कमीशन मंत्री को मिल रहे हैं जो ऊपर तक पहुंचाया जा रहा है। आप पुल निर्माण की बात कर लीजिए तो कई पुल बने, अब करीब 1000 पुल बने जिसमें कि अप्रोच नहीं है, उसका इस्तेमाल नहीं हो सकता है। तो आखिर इतना करोड़ों रुपया जो इन्वेस्ट करके इन पुलों में लगाया गया, पुल पुलिया में, जिसमें अप्रोच नहीं है, आखिर क्यों? इसलिए क्योंकि इसमें कमीशन बनता है, पब्लिक के यूज में आए या ना आए 30% कमीशन मिल जाए। आप इस बार देखिए कितना पुल पुलिया बिहार में गिरा, सबको छोड़ दीजिए, आप भागलपुर वाले पुल की बात कीजिए, उसमें 37 स्लैब गिरा, ऑलमोस्ट 100 फुट। माननीय मुख्यमंत्री जी क्या बोले? आंधी तूफान से गिर गया। उसी कंस्ट्रक्शन वालों को वही पुल फिर दिया गया और फिर गिर गया। ना आंधी आई ना तूफान आई। आखिर इतना नाजुक पुल क्यों बनाते हैं? अनुप्रिया जी, 30% से भी ज्यादा कमीशन सरकार तक पहुंचाया। ठीक है जी, अनुप्रिया जी जवाब ले लेते हैं अनुप्रिया जी से। करप्शन है, जवाब जिसका दीजिएगा। जवाब तो नीतीश कुमार जी को देना पड़ेगा। आवाज आपकी बंद हो गई। बोलिए अनुप्रिया जी, बोलिए। संतोष जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी आ रही है। देखिए, आज बिहार में मुद्दा विहीन विपक्ष और बिखरी हुई विपक्ष जो अपनी महागठबंधन को बनाने की जो कोशिश कर रही है, जहां पे ना गठबंधन है, जहां ना नीति है ना नियत है, एकमात्र नियत है कि परिवार के लोगों को राजनीतिक संरक्षण दे, परिवार की संपत्ति बढ़े, उनको यह महिला संवाद यात्रा समझ में नहीं आएगा। क्योंकि इनकी यात्रा एकमात्र यात्रा है कि
जिस तरह से यात्रा आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी कर रहे हैं, ये इनके परिवार के लोग कर रहे हैं। घोटाला करना, फिर ईडी सीबीआई के दरवाजे पे अपनी हाजिरी दिखाना, यही इनकी यात्रा है। इनको इन यात्राओं को नहीं समझ पाएंगे। जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2005 से अब तक बिहार के महिलाओं की रूपरेखा बदल दी है, बिहार की महिलाओं को सशक्तिकरण करने के लिए राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक जिस तरह से योजनाओं का आज अंबार है, और जिस तरह से महिलाएं अपने आप को मजबूती प्रदान समझ रही हैं, यह बात अजय यादव जी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि इनको भी पता है। अजय यादव जी ये पूछ रहे कि 225 करोड़ रुपए जो खर्च करने वाले हैं महिला संवाद यात्रा पर, वो पैसा कहां से आया? वो सरकारी खजाने से पैसा लिया जा रहा है क्या? नहीं, मुझे ये बता दीजिए ना कि ये तो बहुत स्पष्ट है कि ये सरकार की योजना और सरकार उसमें इन्वेस्टमेंट करेगी। जो सरकार यह जानती है, यह मानती है कि पूरा बिहार के लोग उनके परिवार है, लेकिन इनको ये बात कहां से समझ में आएगा संतोष जी? क्योंकि ये एक परिवार के चंद लोगों की राजनीति, इधर के दिन की राजनीति घूमती है। कभी बिहार की चिंता करते तब तो उनको समझ में आता है कि भाई इन योजनाओं से क्या लाभ हुआ है, कहां हमारी त्रुटि हो गई है। हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जी ने कुछ दिन पहले भी प्रगति यात्रा की थी, उस यात्रा पे भी ऐसे ही बोल रहे थे, क्योंकि इनकी राजनीतिक, मैं फिर कह रही हूँ, मुद्दा विहीन राजनीतिक और दिव्य स्वप्न जो इन्होंने एक सोच के रखा है कि 2025 में जनता इनके बुझी हुए लालटेन को शायद कुछ लौ दे देगी, शायद जगमगा जाएगी। लेकिन यह इनकी चिंता मैं बिल्कुल समझ सकती हूँ कि मुख्यमंत्री जी के कार्य के कारण ये बिल्कुल परेशान हो गए हैं। इनको पता चल गया है कि इनकी लौ नहीं जगमगाएगी, फिर से यह विपक्ष की भूमिका में रहेंगे, इस कारण अनर्गल प्रलाप कर रहे हैं। अब बात आ जाइए इस यात्रा के बारे में। यह यात्रा का हमारा मकसद क्या है? इस यात्रा के थ्रू हम बिहार के हर एक परिवार के महिलाओं से रूबरू होंगे और हम जानेंगे कि हम योजनाओं के थ्रू कितना उनके सरकारी कार्यक्रम है। अनुप्रिया जी, ये सरकारी कार्यक्रम है। देखिए ये यात्रा क्या है, ये सरकार ने अपनी योजनाओं तो कैसे महिलाओं को सशक्तिकरण दिया है, कहां हमारी त्रुटि हो गई है। आप प्रगति यात्रा की ही मैं बात करूंगी, वहीं से मैं आप करती हूँ। माननीय मुख्यमंत्री जी ने 2 महीना घूम करके उस यात्रा का समीक्षा किया कि कहां हमें धरातल पे और काम करने की जरूरत है। इसका रूप आपको बजट में देखने को मिला। हमने बजट में भी बढ़ोतरी किया, शिक्षा में हमने अपने बजट को बढ़ाया। एजिया जी कुछ कहना चाह रही, जल्दी से अपनी बात को रखिएगा, उसके बाद मैं डॉक्टर श्रेयसीष वर्धन जी के पास जाऊंगा। संतोष जी, अनुप्रिया जी तो कहती है मुझे समझ में नहीं आता है, लेकिन मैं तो मानती हूँ कि अनुप्रिया जी बहुत काबिल हैं, फिर भी आपके सवालों का जवाब वो नहीं दे पाई कि ये जो महिला संवाद में इतने पैसे खर्च हो रहे हैं 225 करोड़, ये कहाँ से ये पैसे आ रहे हैं, इसका वो जवाब नहीं दे पा रही है। इतनी होशियार होते हुए गोलमोल जवाब दे रही है। इसका मतलब यही है कि वो मानती है कि ये सरकारी खजाना का दुरुपयोग हो रहा है और उनके पास इसका जवाब नहीं है। एजिया जी वो ये कह रही है कि महिलाओं को ग्राउंड पर जाकर ये समझाना है कि उनके अधिकार क्या है, उनको कौन कौन सी योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है सरकार की ओर से, धरातल पर वो पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा है, इसके लिए वो संवाद करने की कोशिश कर रहे हैं। अगर वो सरकारी योजनाओं का धरातल पर किस तरह से लाभ पहुंच रहा है, सरकार क्या धरातल पर वो आखिरी व्यक्ति तक योजना को पहुंचाने में कामयाब रही है, महिलाओं का क्या फीडबैक है, उसको लेकर सरकार पैसा खर्च कर रही है, उनका साफ कहना है। संतोष जी एक बात मैं कहना चाहूंगी। संतोष जी, आपका जो बजट है, बजट का 7 to 8% जो कि लगभग 25,000 से 30,000 करोड़ होता है, आप लोन जो लिए हैं उस पर इंटरेस्ट देने में चला जाता है। इसीलिए चला जाता है ना कि आलतू फालतू चीजें जो करते हैं, जो सरकारी खजाना को कमीशन में और इस तरह की प्रगति यात्रा और महिला संवाद में ये जो ये पहले आप जवाब दे दीजिएगा, उसके बाद डॉक्टर श्रेयसीष वर्धन जी आपके पास आ रहा हूँ। ये जरूर है सरकार अधिकार की बात करना चाह रही है तो ये आलतू फालतू का खर्चा है। महिलाएं 2005 के बाद पहनना शुरू कर दी है, 2005 के बाद महिलाएं मुझे तो आश्चर्य हो रहा है, मुझे तो आश्चर्य हो रहा है कि हमारे विपक्ष की सबसे पढ़ी लिखी प्रवक्ता भी इस तरह की बात कर रही हैं जैसे कि उनके नेता करते हैं। नेता तो चलिए पढ़े लिखे नहीं है, लेकिन हमारी बहन एजिया यादव जी तो पढ़ी लिखी हैं। मैं फिर भी कुछ तथ्य आपके सामने रख देता हूं। 10 नवंबर 2024 को बिहार की कैबिनेट ने महिला संवाद यात्रा के लिए 225 करोड़ रुपए सैंक्शन किए थे। महिला संवाद यात्रा बिहार सरकार के ग्रामीण विकास विभाग का एक कार्यक्रम है। मैं आपको बड़ा स्पष्ट तौर पे बता दे रहा हूं, बिहार सरकार का ग्रामीण विकास विभाग, रूरल डेवलपमेंट डिपार्टमेंट जो है आरडीडी, उसने एक प्रपोजल रखा जिसपे कि कैबिनेट ने अपना अप्रूवल दिया, 225 करोड़ रुपए दिए गया। महिला संवाद यात्रा है क्या? बिहार सरकार ने पिछले कई सालों में
जब से एनडीए की सरकार बिहार में आई है तब से महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं शुरू की हैं जो कि पूरे देश में प्रीमियर हैं। सबसे पहले बिहार सरकार द्वारा शुरू की गई योजनाएं हैं महिला सशक्तिकरण के लिए। उसका क्या फीडबैक रहा है और क्या क्या चीज चाहिए गांव में, टोले में, गली में, मोहल्ले में, इसके लिए एक मैकेनिज्म डेवलप करने का ही परिणाम है महिला संवाद यात्रा। और अगर इसको आप शुद्ध रूप से राजनीतिक चश्मे से देख रहे हैं तो गलती आपकी है, गलती बिहार सरकार की नहीं है। बिहार सरकार, नीतीश कुमार जी और भारतीय जनता पार्टी और हमारे बाकी एनडीए के घटक दल चाहते हैं कि बिहार की महिलाओं को और क्या विकास की चीजें चाहिए जो उनकी जिंदगी में बदलाव ला सके, हमें बताएं, क्योंकि हम विकास के लिए ही गारंटेड हैं, हम पूर्ण तरीके से विकास के लिए समर्पित हैं। अब दूसरी बात, एक और महत्वपूर्ण बात, आपने जो सवाल किया संतोष जी, तेजस्वी यादव जी नेता प्रतिपक्ष बिहार, आज उन्होंने कहा कि 30% लिया जा रहा है कमीशन, इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है। तेजस्वी यादव जी पिछले 5 साल के अंदर ही 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 तक तकरीबन 16-17 महीने डिप्टी सीएम थे। और डिप्टी सीएम रहते हुए उनके पास जो विभाग थे वो विभाग थे हेल्थ, जिसमें अस्पताल बने, रोड कंस्ट्रक्शन, जिसमें सड़कें बनी, अर्बन डेवलपमेंट, जिसमें बहुत सारे काम हुए, रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, जिसमें वो सारे पुल पुलिया बने, जिसका ये अभी गिना रहे हैं कि इतने हजार पुल पुलिया बन गए। तेजस्वी यादव जी जब आप आरोप लगा रहे हैं तो कृपया सबूत भी दे दें, आप बता दें कि आपके डिप्टी सीएम और इन 5 विभागों के मंत्री रहते हुए कितना रुपया आना पाई के साथ आप बता दें, 30% के हिसाब से कितना होता है जो आपने कमीशन के तौर पे लिया। हम प्रूफ मान लेंगे और हम आज और अभी मैं इस बात की घोषणा करता हूं कि तेजस्वी यादव अपना कमीशन वाला रुपया बता दें, क्योंकि वो तो सरकार के पार्ट थे ना उस समय। तो आज और अभी मैं राज्य सरकार से निवेदन करूंगा कि सारे विभागों पे जांच शुरू कर दें, लेकिन पहले तेजस्वी यादव माननीय मंत्री रहते हुए कितना उनको आया ये बताएं, क्योंकि वो तो कह रहे हैं ना कि भाई इंस्टीट्यूशनलाइज करप्शन है, और जिन बातों को वो कह रहे हैं कि भाई अस्पताल बन गए, भाई आप हेल्थ मिनिस्टर थे, आपके समय कितने अस्पताल बने, उतना का 30% कितना होता है बता दें। डॉक्टर आप जो बात कह रहे हैं, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन, आवाज मिल रही मेरी? अब आवाज मिल रही है। जवाब दीजिएगा और ये भी बताइएगा कि जो तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि 30% कमीशन मिल रहा है ठेकेदारों के जरिए मंत्रियों को, इसके प्रूफ क्या है उनके पास? देखिए, कमीशन का खेल तो सबको मालूम है, पूरे बिहार के सरकारी विभागों में। ये तो बड़े स्तर की बात तेजस्वी जी ने कही है, लेकिन छोटे स्तर पे ये बात मैं बता देना चाहता हूं कि हर एक ब्लॉक में, हर एक अनुमंडल में, हर एक जिला कार्यालयों में लगातार हर जगह वसूली का धंधा चलता है। रेट फिक्स है, आपको म्यूटेशन कराना है तो उसका रेट फिक्स है, आपको डीटीओ के यहां जाना है वहां रेट फिक्स है, आपको जो निबंधन पत्र खरीदने हैं उसके लिए रेट फिक्स है, तमाम चीजों के लिए रेट फिक्स है। और भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यालय पूरे देश में बन रहे हैं वो भी पता चल रहा है कि किस रुपए से बन रहे हैं। कमीशन खोरी के रुपए से भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड बिहार में अपना चेहरा चमका रही है। बिहार के आम लोग त्रस्त हैं। संतोष जी, मुझे बोलने का मौका दिया जाए। सरकारी कार्यालय में नहीं जाना चाहता है क्योंकि उसको लगता है पैरवी करवाता है, इसके लिए वो इसलिए पैरवी कराता है क्योंकि उसको लगता है कि बिना पैरवी तो सुनवाई नहीं होगी, पैसे लग जाएंगे। जन्म प्रमाण पत्र, मृत्यु प्रमाण पत्र, कुछ भी बनवाना हो उसमें कमीशन का खेल है। और रही बात स्नेहाशीष जी, सोशल मीडिया का जमाना है, अगर इस तरह की घटनाएं चल रही है, इस तरह की वसूली चल रही है, छोटी सी क्लिप बनाइए, सोशल मीडिया पर वायरल कर दीजिए, सरकार और सरकारी तंत्र एक्सपोज हो जाएगा। संतोष जी, समय चाहूंगा, संतोष जी समय चाहूंगा जवाब देने के लिए। हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं। कुंतल जी बताइए जल्दी से। संतोष जी जल्दी से नहीं, संतोष जी बहुत महत्वपूर्ण बात है। डॉक्टर संजय कांग्रेस और जनता दल यूनाइटेड के प्रवक्ता तो कोई तथ्य नहीं बता रहे हैं, पर यह सवाल मेरा तेजस्वी यादव से है। आज उन्होंने सबके सामने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके 30% कमीशन की बात करी। मैं तो ये पूछ रहा हूं, मैं तो समय बता रहा हूं, 10 अगस्त 2022 से 28 जनवरी 2024 5 विभाग के मंत्री थे तेजस्वी जी, जिसमें स्वास्थ्य शामिल था, रोड कंस्ट्रक्शन शामिल था, आरडब्ल्यूडी शामिल था, अर्बन डेवलपमेंट शामिल था। ऐसे विभाग शामिल थे जहां पे कंस्ट्रक्शन हो रही है बिहार में,
चूंकि बिहार को इस विभागों में कंस्ट्रक्शन की जरूरत है। उस समय के तत्कालीन माननीय मंत्री तेजस्वी यादव मुझे बताएं कि कितने रुपए कमीशन की तरह उन्हें मिले। ठीक है, अभी जवाब लेंगे तो पहले कितने रुपए होते हैं संजय कुमार के इस पास बात का जवाब दे पहले वो। डॉक्टर संजय कुमार जी का जवाब दे। चूंकि इलेक्शन है इसलिए आरोप लगाए जा रहे हैं या आरोप इसलिए लगाए जा रहे हैं, क्या वाकई हकीकत जमीन पर वैसी नजर आ रही है? देखिए, बिहार में भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचार के ऊपर जो आरोप लगते रहे हैं इसमें बहुत हद तक सच्चाई है। इस सच्चाई को स्वीकार करने में शायद किसी बिहारी को कोई दिक्कत नहीं होगी। कालखंड जो रहा हो, परिस्थितियां जो रही हो, सत्ता का समीकरण जिनके साथ रहा हो, लेकिन आपने एक बड़ी महत्वपूर्ण बात कही कि आखिर विपक्ष आंदोलित क्यों नहीं होता है। अगर जनता उसकी शिकार हो रही है, ठीक है, जिस गठबंधन के द्वारा, जिस सत्ताधारी दल के द्वारा अगर ये शिकायतें हैं या उनसे शिकायतें हैं कि आपके राज्य में कमीशन खोरी की बात है, आपके राज्य में भ्रष्टाचार है, विपक्ष को सड़क पर उतरनी चाहिए। और जब सड़क पर उतरेगी और जिनसे वो कमीशन वसूला जा रहा है अगर उनको लेकर के भी अगर महत्वपूर्ण तरीके से आवाज उठाएंगे तो शायद जनता को ज्यादा कनेक्ट करेंगी। तो मैं मानता हूं कि आरोप लगाना और आरोप में कितनी सत्यता है इसको साबित करना, ये दोनों दो चीजें हैं। अगर आरोप है तो आरोप की पुष्टि भी होनी चाहिए कि हाँ इस आरोप में दम है। छोड़ दीजिए बहुत सारी चीजें, हाँ कुछ चीजें तो है जिसका बिहार हर कालखंड में गवा रहा है। अब जैसे पुल पुलिया को लेकर के, सड़कों को लेकर के सवाल होते रहे हैं कि हाँ देखिए उसका जो निर्माण हुआ उसमें किस तरह से घटिया सामग्री का इस्तेमाल किया गया, किस तरह से कॉन्ट्रैक्ट दिया गया। लेकिन मैं कह रहा हूं कि इससे बिहार का जो भला तभी होगा ना जब उस पर आप प्रतिबंध लगाएंगे। कोई पार्टी विपक्ष आरोप लगाती है, सत्ता किनारे करती है, नहीं इस तरह की कोई बात नहीं है, बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है हमारी व्यवस्था। अब दूसरी बात जो महिला संवाद यात्रा को लेकर के जो सवाल है, जो आज के मौजूद सवाल है, महिला सशक्तिकरण और महिला संवाद यात्रा ये सरकार का पार्ट है, सरकार करेगी। अगर इसमें रुपए का अगर लगता है विपक्ष को कि नहीं इसके माध्यम से अपना प्रचार प्रसार सत्ताधारी दल करेगी और रुपए का इसमें बिना मतलब का व्यय होगा तो ठीक है, वो सवाल आप उठा सकते हैं, सवाल उठाने के लिए स्वतंत्र हैं। लेकिन अगर सरकार की योजनाएं और सरकार फीडबैक लेने के लिए महिलाओं के साथ एक डायलॉग करती है तो महिला सशक्तिकरण की दिशा में एक सकारात्मक कदम है। तेजस्वी जी ने कहा कि भाई मैं जब सत्ता में आऊंगा तो माई बहन योजना के तहत 2500 रुपए की राशि दूंगा। लोकतंत्र में इस तरह का आश्वासन देने से उनको कोई रोक सकता है क्या? वैसे ही सत्ताधारी पार्टी के लोग अगर संवाद में जाते हैं महिलाओं के साथ कि आपके सशक्तिकरण में अगर कोई चीजें छूट गई है और हम आपको उसके लिए आपके दरवाजे तक आए हैं कि कहां क्या चीजें छूटी है उसको हम फिर से एक बार नए तरीके से लागू करेंगे, तो मैं मानता हूं कि यह सरकार का दायित्व भी है, सरकार करेगी इस काम को। तो आरोप लगाना और आरोप को सिद्ध करना दोनों दो पार्ट है। आरोप लगाइए लेकिन उसको सिद्ध करने के लिए भी आप सड़क पर उतरिए, उसको प्रमाणित कीजिए, शायद तब जनता बेहतर तरीके से आपके ये को समझेगी। सड़क पर अगर आरोप लगाएं तो सड़क पर आकर उसको सिद्ध भी कीजिए, वो लोग खड़े कीजिए जिनसे भ्रष्टाचार हो रहा है, जो उसके शिकार हो रहे हैं। बिल्कुल संतोष जी, मैं पथ निर्माण की ही बात कर लेती हूँ। अभी हाजीपुर और समस्तीपुर में हाजीपुर बछवाड़ा का सड़क का निर्माण हो रहा है, उस पर जांच कर ले कौन कंस्ट्रक्शन वाले हैं, कौन सा बालू यूज कर रहे हैं। लोकल गंगा का बालू यूज कर रहे हैं जिसमें मट्टी का कण होता है, सोन का बालू उसमें इस्तेमाल करना चाहिए जिससे कि सड़क मजबूत होती है। और अभी वो सड़क बना भी नहीं है कि किनारा उसका झरने लगा। आप सड़क बन रहा है, मैं प्रमाण आपको दे रही हूँ, जाकर के आप जांच कर ले। और कौन कंस्ट्रक्शन वाले हैं मैं नाम उसका नहीं लूंगी, आप पूछे क्यों आरजेडी का कोई नेता वहां पर झंडा लेकर आंदोलन करता हुआ तो मुझे भी नहीं दिखा। अगर आपको इतनी महत्वपूर्ण जानकारी है तो सब सत्ताधारी फिर आके कम से कम वहां पर 25-30 आरजेडी के कार्यकर्ता ले जाकर 30% से ऊपर शायद प्रदर्शन कर देते, जाकर के ये जांच का विषय है। जब मैं बता रही हूँ तो इसे जांच कर लिया जाए। संतोष जी, अनुप्रिया जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। संतोष जी, बिहार में शराबबंदी है लेकिन शराब माफियाओं से चंदा लेने वाली आरजेडी, बालू माफियाओं से चंदा लेने वाली आरजेडी जो है इस तरह का आरोप लगा रही है। तो अरे आप नहीं, इलेक्शन कमीशन को आप बताइएगा कि
सरकार में आप बालू माफिया से चंदा ले आरोप लगाना कुछ अगर मिल नहीं रहा है तो जबरदस्ती एक आरोप दर्शाया है कि कैसे आपको चंदा मिला है। एजा जी प्लीज अपने ढंग पर अपनी बात को रखिएगा। जिनकी सरकार इतनी कमजोर है कि इस तरह की बेतुकी बातें कहने पे मजबूर हो गई है। ये तो सरकार की कमजोरी नजर आती है कि माफियाओं को आप कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। महिला सशक्तिकरण यात्रा आपको पता है कि कैसे तेजस्वी यादव जी की ये माई बहन योजना फुस हो गई है कि महिलाओं ने ठान लिया है कि जहां पे एक तरफ 35% आरक्षण मिल रहा है बेटियों को नौकरी में, 50% आरक्षण मिल रहा है महिलाओं को राजनीतिक सामाजिक मजबूतीकरण के लिए, वह 2500 योजना माई बहन योजना से काम नहीं चलेगा। आपको पता है कि आपकी माई बहन योजना आपके परिवार में ही चलता है। जहां राजमाता को राजगद्दी देना है, राज बेटियों को राजगद्दी देना है, इन्हीं योजनाओं को आपकी घबराहट जो है पता चल गई है और हम आपके पेट और सर की दर्द बढ़ाते रहेंगे। ठीक है, क्योंकि आपको यह समझ में नहीं आएगा कि बिहार की प्रगति, क्योंकि आपके सोच और संकल्प से ही बहुत दूर की बात हो रही है जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने धरातल पर। ठीक है डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी, मेरा सवाल आपसे ये है कि अगर महिलाओं के लिए सरकार काम कर रही है, योजनाएं लेकर आ रही है, तो अगर उनके द्वार पर जाकर ये चेक कर लिया जाए कि वहां तक उन योजनाओं का लाभ पहुंचा या नहीं पहुंचा, इसमें कहां खामी नजर आ रही है? देखिए, महिलाओं के उत्थान की बात करते हैं जब नीतीश कुमार जी, तो उनका व्यवहार ही बता देता है कि महिलाओं के उत्थान के लिए वो कितना चिंतित हैं। वो व्यवहार उनके मंच पे बता देता है। लेकिन इस तरीके की बातें करना, निश्चित तौर पे ये मैं बात बोल रहा हूं कि 225 करोड़ के डिजिटल रथ आप उतार देते हैं बिहार जैसे गरीब राज्य में, आप सरकारी पैसे से अपना चेहरा चमकाने की जो कोशिश कर रहे हैं वो पूरी तरीके से लोगों को दिख रहा है। कल जानकारी प्राप्त करके आया कीजिए। सबसे बड़ी समस्या ये है कि बिहार में भ्रष्टाचार, डॉक्टर साहब, डॉक्टर नाम के आगे लगाने से डॉक्टर नहीं हो जाइएगा। उसको लीगलाइज किया गया कुछ भी के द्वारा, अधिकारियों का कुछ भी बोलने से किसी भी आम आदमी को पकड़ के लूटने का काम करते हैं। और ये सारा भारतीय जनता पार्टी, ये लूटा तो आपके सहयोगी दल ने है, जिससे आप पीछा छुड़ा रहे बिहार में हैं, जो चारा चोर वाले हैं, जो भ्रष्टाचार है, जो देश में आपने लूटा, और आपके सहयोगी दल ठीक है, ठीक है, अपने अपने ढंग पर बात कीजिएगा, अपने अपने ढंग पर बात रखिएगा। कुंतल कृष्ण जी, आप अपनी बात कंप्लीट कीजिएगा जल्दी से। आप लोग वो दर्द नहीं समझ पाइएगा। संतोष जी, आरोप प्रत्यारोप तो राजनीतिक लफाजी होती है, वो छोड़ दिया जाए। मैं तो सिर्फ इतना पूछ रहा हूं कि साहब, अभी जैसे हमारी बहन एजा यादव जी बात कर रही थी, मैं सिर्फ ये जानना चाह रहा हूं कि क्या राष्ट्रीय जनता दल के एक भी माननीय विधायक या माननीय पूर्व विधायक, माननीय सांसद, माननीय नेता ने एक पत्र भी लिखा जांच कराने के लिए? आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके तेजस्वी यादव कह रहे हैं, आज हमारी बहन ये बात कह रही हैं, चूंकि इनके यहाँ ये ट्रेडिशन नहीं है। आप पत्र तो लिखे। अगर देखिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि बिहार में बिल्कुल 100% सारी चीजें व्यवस्थित चल रही हैं। जहां गड़बड़ी होती है वहां हमारी ही सरकार है जो हम छापे मारते हैं और इन बदमाश इंजीनियरों को, इन गड़बड़ घोटालेबाजों को, इन बेईमानों को जेल भेजते हैं। हमारी सरकार है, ठीक है, हमारी सरकार है। और विपक्ष की तरफ से सवाल तक नहीं उठाया जाता है। अगर कहीं कुछ गड़बड़ी हो रही है तो विपक्ष का ये साफ अधिकार है कि 100% सब धरातल पर ठीक नहीं है, लेकिन जहां जहां कमियां हैं वहां वहां काम किया जा रहा है। और जहां जहां आपको कमियां लग रही हैं, कम से कम आप पत्र तो लिख सकते हैं बतौर विपक्ष। तो मुझे दुख होता है, दुख होता है। बिल्कुल एक सकारात्मक पक्ष है कि चूंकि लोकतंत्र में विपक्ष को पूरा अधिकार मिलता है कि आप सत्ता को घेरिए, लोकतंत्र इसकी इजाजत देता है और विपक्ष तो सजग प्रहरी है लोकतंत्र का। तो बिल्कुल, अगर इंस्टीट्यूशनल करप्शन, ऑर्गेनाइज्ड करप्शन, अगर आपको लगता है कि विभिन्न विभागों में, आज ही जो आरोप लगाया गया कि 7 कैबिनेट की बैठक हुई और उसमें 76,632 रुपए की मंजूरी दी गई, जिसको उन्होंने कहा कि इसमें करप्शन की बड़ी गुंजाइश है। अगर गुंजाइश लगती है तो मैं तो कह रहा हूं कि एक सशक्त और मजबूत विपक्ष के नाते आप उतरिए सड़क पर और आप प्रतिरोध कीजिए और उस विभाग को सीधे सीधे घेरिए, श्वेत पत्र आप जारी कीजिए ना। सत्ता को घेरने से विपक्ष को कौन रोक रहा है? लेकिन फिर मैं कह रहा हूं, भला बिहारियों का तब होगा जब केवल आरोप प्रत्यारोप के राजनीति से थोड़ा ऊपर उठ करके बिहार और बिहारियों के इस गाढ़ी कमाई की पैसा अगर कोई सिस्टम में बैठा हुआ व्यक्ति लूट रहा है, उस पर प्रतिबंध लगे, न कि केवल हम उसको घेर लिए, वो हमको घेर लिए। उससे ज्यादा जरूरी है कि बिल्कुल सिस्टम को एक्सपोज कीजिए कि इनके सिस्टम में कहां भ्रष्टाचार है। तो मैं मानता हूं कि भ्रष्टाचार
और भ्रष्टाचार की जड़ें जितनी भी गहरी हो, अगर सत्ता और विपक्ष दोनों राजनीतिक पार्टियां मजबूती के साथ अगर इसके लिए सजग हो जाएगी तो शायद सिस्टम में बैठे हुए लोग, लेकिन डॉक्टर साहब उसके लिए राजनीति से ऊपर एक जो चश्मा होता है उससे विकास के चश्मे से भी देखना पड़ेगा, और शायद सत्ता का लोभ ऐसा होता है कि हम दूसरे को गिराकर ही सत्ता हासिल करेंगे। इस तरह की जो राजनीति विचारधारा आगे बढ़ रही है उसकी वजह से इस तरह हमें देखने को मिलता नहीं है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।